हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। देखो, हम लोग जो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बच्चों केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, याद रखना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका 6 नंबर है, यानी कि 7 मार्क्स आपको फिक्स करा देंगे। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या, वो पहले समझो, ठीक है। इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप देखोगे। देखो, ये है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी, या फिर हम इसे प्यार से सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। जैसे एक लोगों का 2 नाम होता है, किसी का नाम होता है क्या, जैसे हमारा नाम है श्रवण, तो फिर हमारा कोई दूसरा नाम भी होगा ना, है? तो वैसे हर एक लोगों का 2 नाम होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हम लोग समझेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, या फिर इसे आप दूसरा नाम सक्रियता श्रेणी भी कह सकते हो। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब होता है, ये एक श्रेणी होता है, जैसे एक लाइन होता है, ठीक है। एक लाइन एक श्रेणी में जैसे लोगों को जोड़ा जाता है ना, जैसे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में ऐसा से जोड़ा जाता था फिजिक्स में, विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो जानोगे। वैसे एक ये विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है जो धातुओं की क्रियाशीलता होती है। जो धातु होते हैं वो कितना क्रियाशील हैं, ठीक है, कितना ज्यादा वो प्रबल हैं, कितना ज्यादा अमीर हैं, इसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से। अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी वह सूची है, सूची का मतलब होता है एक श्रेणी होता है जिसमें सारे धातुएं एक सूची में एक श्रेणी में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम का मतलब होता है ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व रहेगा या धातु रहेगा, फिर उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे उससे कम, और जो सबसे नीचे रहेगा ना वो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व या धातु रहेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो धातुओं को समझना, जैसे हमारा कहने का मतलब है, जैसे एक मैंने श्रेणी बनाया, अब इसमें मैंने धातुओं को रखा। अब धातुओं को रखने का मतलब है सबसे ऊपर क्या होगा, जिसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा अमीर होगा, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। ये जो है ना, ये नीचे वाले को बहुत आसानी से विस्थापित कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व हैं या धातु हैं, और ये जो नीचे हैं वो उनसे गरीब हैं। जो जितना नीचे होते जाएंगे वो उतने गरीब होते जाएंगे। तो ये हमारा, अभी मैं आपको एक श्रेणी के द्वारा समझाता हूं। जब आप श्रेणी के द्वारा समझोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले उसका श्रेणी। लेकिन अभी तक आप लोगों को जो धातु की सक्रियता श्रेणी का जो डिफिनीशन है वो समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे जो हमारी धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, या फिर हम जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होता है वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, उसमें जो धातुएं हैं वो कैसे व्यवस्थित होती हैं, ये समझना जरूरी है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे आप स्कूल में जब जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, भगवान का नाम लिया जाता है ना। तो क्या किया जाता है कि उसमें सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे को, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे पीछे जो क्लास का सबसे बड़ा गधा और सबसे बड़ा बच्चा होगा, ठीक है, सॉरी, बट हाँ, सबसे बड़ा जो है वो पीछे रहेगा। अब देखो ध्यान से, अब इस चीज में हम क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में ले लेंगे। सबसे पीछे से शुरुआत करते हैं, जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिसके पास सबसे ज्यादा बल है, जो आगे वाले को गिरा सकता है, तो सबसे पीछे से शुरू करेंगे, और आगे सबसे कम, सबसे छोटा, जो कम अभिक्रियाशील है, जो किसी को नहीं गिरा सकता, उसको लेंगे। सेम वही है, देखना। देखो, इसमें क्या है कि सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है बच्चों कि हमारी जो श्रेणी का मतलब धातुओं की सापेक्ष है अभिक्रियाशीलता। धातुओं की जो सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है, एक दूसरे की तुलना की जाती है। देखो, सबसे पहला हमारा पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है अकॉर्डिंग टू ये श्रेणी के अनुसार, हम इस श्रेणी के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, देखो यहाँ सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, ठीक है। फिर हमारा Na है अर्थात सोडियम, सोडियम भी हमारा बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है। एंड फिर हमारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। देखो, के से आप प्रतीक भी याद रखना, के से हमारा पोटेशियम, Na से सोडियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, एंड Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Fb से हमारा लेड, S से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, एंड Ag से सिल्वर, एंड Eu से गोल्ड, ठीक है। ये अब आप यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इस एरो को मैं ऐसे उल्टा बनाऊंगा, ऐसे उल्टा, क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा ऊपर है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। जितना नीचे हम जाते जाएंगे घटती अभिक्रियाशीलता मिलेगी, सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील रहेगा।
जो Au है ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील तत्व है, हमारा Ag जो है वो भी बहुत ही कम अभिक्रियाशील तत्व है, एंड हमारा Hg भी Cu भी, ठीक है। अब ये जो 3 से 4 हैं, 4 ये हमारे अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है खुद हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, और ये जो ऊपर वाले हैं ना ये आराम से विस्थापित कर देंगे, क्योंकि ये जो है इनसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है, धातु है। ये आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस सक्रियता श्रेणी में। इसको याद करने का मैं अलग से ट्रिक भी बता दूंगा, एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि याद करने का ट्रिक, और आसानी से याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके जो अनुप्रयोग हैं कुछ। देखो अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट, यहाँ 2 अनुप्रयोग हैं। फर्स्ट समझो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। अगर आपके पास विद्युत रासायनिक श्रेणी है, याद है ना विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो इसके द्वारा हम जो धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता की तुलना बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो ऊपर से आप देखते जाओ, ऊपर जो है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, नीचे 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 आते जाओगे कम अभिक्रियाशीलता मिल जाएगी। तो इससे आपको ये तो पता चलता है कि कौन सा तत्व कितना ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा तत्व कम अभिक्रियाशील है, ये आपको जानकारी मिलेगी अगर आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ते हो तो, ठीक है। तो ये पहला अनुप्रयोग आप आसानी से लिख सकते हो कि जो हमारे विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसकी सहायता से हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित किया जा सकता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, कौन सा नहीं। जैसे मैं अभी आपको समझाया, इस अनुप्रयोग को समझने के लिए इसमें आ जाऊं। देखो जो हाइड्रोजन से नीचे है ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगे, और जो इसके ऊपर है ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेंगे। बस ये आपका हो गया। तो ये हमारा 2 अनुप्रयोग हैं जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी, सबसे ज्यादा आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, बहुत आसान है। अभी हम लोग इसमें थोड़े से और भी टॉपिक समझेंगे जो छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा है उपधातु, ठीक है। उपधातु को हम लोग समझते हैं। उपधातु, देखो हम लोगों ने धातु और अधातु के बारे में ऑलरेडी समझ लिया। अब हम लोग एक टॉपिक है जिसका नाम है उपधातु के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से समझना, उपधातु का मतलब होता है, ये हम लोग समझते हैं। देखो कुछ तत्वों में धातु जो होते हैं, जो आपके धातु होते हैं तथा अधातु, दोनों का गुण पाया जाता है, चाहे वो धातु हो या अधातु हो, दोनों का गुण पाया जाए तो वो हमारा होता है उपधातु। कितना आसान है, कितना इजी है। ऐसे तत्व जिसमें जो धातु होता है और अधातु दोनों के गुण पाए जाए वो हमारा उपधातु होता है, ठीक है। समझ में आया? जो हमारा, जैसे कोई भी आप तत्व लो और वो चमकता भी है और उसमें हमारा जो मतलब भंगुर का भी गुण पाया जाए, अगर ऐसे फेंक दो तो वो पूरी तरह से फूट जाए तो वो हमारा उपधातु हो जाएगा, क्योंकि वो जो है उसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया गया, तो वो हमारा होगा उपधातु, ठीक है। आप कहोगे सर एग्जाम्पल्स भी तो समझाओ, आखिर है क्या उपधातु? तो आप लोग पहले डेफिनेशन समझ लो कि वे धातु या वे तत्व जिसमें हमारे जो धातु हैं और अधातु हैं दोनों के गुण पाए जाते हैं वो हमारे उपधातु कहलाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को, माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग उपधातु का एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। देखो ध्यान से, जो हमारा जर्मेनिया है, जर्मेनिया जो है वो हमारा एक उपधातु है, ठीक है। और जो सिलिकॉन है, जर्मेनिया और सिलिकॉन का है उपधातु है। और भी बहुत सारे उपधातु हैं, लेकिन आप एंटीमनी भी हमारा उपधातु है। तो मेन है आप जर्मेनिया सिलिकॉन ये याद रखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि हमारी जर्मेनिया क्या है, धातु है, उपधातु है या हमारा अधातु है। तो आपको बताना है कि ये हमारा जो है एक उपधातु है, ठीक है। उपधातु समझ में आए, जिसमें हमारे धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो हमारा उपधातु कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, मजे के साथ पढ़ो। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। लाइट उतनी अच्छी है नहीं, बट हमें आप लोगों को पढ़ाना है, मेहनत तो करना पड़ेगा हमें भी, आपको भी, ठीक है।
तो मिश्र धातु समझते हैं। मिश्र धातु, देखो मिश्र धातु भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके 1 नंबर में आता है एंड आपके 2 नंबर में आता है, ठीक है। एक 4 नंबर में भी आता है, 6 नंबर में भी आता है मिश्र धातु। अभी आगे मैं आपको संगठन समझाऊंगा। देखो 2 या 2 से अधिक जो धातुएं होती हैं, देखो 2 धातु हो या 2 से अधिक धातु हो, ठीक है, को गलित अवस्था में मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण को ठंडा करने पर हमारा मिश्र धातु होता है। मिश्र का मतलब होता है कई प्रकार की चीजें मिलना, ठीक है। जैसे हमारा 2 धातु हैं, वो आपस में मिल गई ना, तो आपस में मिलने का मतलब होता है वो मिश्रित हो गई। मिश्रित होने का मतलब होता है 2 से 2 मतलब 2 चीजें मिल गई तो मिश्रित हो ही जाएंगी ना, ठीक है। तो वो चीज होता है। तो देखो जैसे हमारे 2 या 2 से अधिक धातुएं अगर गलित अवस्था में मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण को ठंडा किया जाए तो वो हमारा मिश्र धातु कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमारा पीतल जो है वो मिश्र धातु है। अभी आपको मैं समझाता हूं उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। कांसा क्या है? मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर क्या है? मिश्र धातु है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे मिश्र धातु है। आदि बहुत है, ठीक है। तो देखो हमारा जो पीतल है मिश्र धातु है, ठीक है, पीतल मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर भी मिश्र धातु है। अब कहोगे सर कैसे, आखिर इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, वो मैं आपको समझाता हूं अगले पेज पर। देखो मैं यहां आप लोगों को समझाऊंगा बहुत अच्छे से कैसे ये मिश्र धातु है। जैसे हमारा ये एक मिश्र धातु है, ये हमारी मिश्र धातु है, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर। अब इसमें क्या क्या संगठन हुआ है, क्या क्या चीजें मिली हैं वो समझेंगे, और इसका उपयोग, आखिर हम इसका उपयोग किस चीज में करते हैं वो हम लोग समझेंगे। बहुत ही स्टूडेंट आइए समझते हैं बहुत ही अच्छे से। देखो हमारा ये क्या है? पीतल है। पीतल में जो Cu और Zn है, 2 चीजें मिली है, मतलब 2 धातुएं मिली है, ठीक है। कौन है? Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक। देखो कितना कितना परसेंट है हमारा? Cu जो है वो 70% है एंड हमारा Zn जो है वो 30% है। 70% 30% मिलकर 100% बन गई। 100% क्या बना? हमारा जो पीतल है। इसका उपयोग क्या करते हैं? बर्तन बनाने में। पीतल का बर्तन, बहुत सारे लोग कहते हैं पीतल के बर्तन में पानी पियो, मजा आता है, आपके सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होती हैं? हमारा Zn होता है एंड Cu होता है, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला। जो दूसरा समझो, कांसा। कांसा में क्या होता है? Cu होता है, ठीक है, और Sn होता है, ठीक है। Cu और Sn, Cu हमारा 90% होता है, Sn जो है 10% होता है, ठीक है। Sn कितना होता है? 10%। एंड हमारा इसका सिक्का बनाने में प्रयोग किया जाता है। सिक्का जिसको जरूरत है लोगों को, वो है सिक्का। उसमें 2 चीज, एक हमारा Cu, एक Sn, ठीक है। अगला जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में 3 चीजें मिलती हैं, एक हमारा Cu, एक Zn, एक Ni, कॉपर, जिंक, निकिल, ठीक है। देखो इसमें ध्यान से देखना, 60% होता है Cu। Cu जो होता है वो सब में ज्यादा ही होता है, चाहे इसमें 70%, इसमें 90%, इसमें 60%। और हमारा जो जिंक होता है वो 20% होता है, ठीक है। एंड 20% हमारा निकिल होता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे स्टूडेंट नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, तैयार कर लेना, मेहनत कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जितना मेहनत करोगे, मेहनत कभी खराब नहीं जाता। जैसे मैंने मेहनत किया तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे काम किए हैं, आप लोग देखोगे, ठीक है। तो क्या काम किया बड़ा? तो सबसे बड़ा काम तो हमें ये लग रहा है कि आप लोगों के लिए टॉपर बैच बनाया गया यार, क्योंकि टॉपर बैच एक ऐसा बैच है जहां से मैं आपके सपनों को पूरा कर सकता हूँ। टॉपर बैच, ठीक है। टॉपर बैच को ज्वाइन करो सारे स्टूडेंट, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखो टॉपर बैच आप लोग ज्वाइन कर लो, जितने भी स्टूडेंट हैं भाई। टॉपर बैच की पूरे साल की फीस है बच्चों 799। सारे सब्जेक्ट की गारंटी के साथ तैयारी कराई जाएगी, एक भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ताकि मैं आप लोगों को सारी चीजें बता सकूं, 9918863196,
इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करो, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, ऐप का लिंक दे दूंगा, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई होगी, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा। सबसे पहले हम लोगों ने समझा बच्चों विद्युत रासायनिक सरणी के बारे में, फिर हम लोगों ने समझा सक्रियता सरणी की टेबल, फिर हम लोगों ने समझा इनके अनुप्रयोग, फिर हम लोगों ने समझा उपधातु और मिश्र धातु। ये तीनों टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।